जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव। आज हम ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। आज हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए ऑब्जेक्टिव को। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो महू जगह पे हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। सही ऑब्जेक्टिव का ए हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबा साहेब अम्बेडकर को ही संविधान के निर्माता कहा जाता है। संविधान लिखने में यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर का अहम योगदान था, इसलिए उसको संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है पाठ है, पहला पाठ हमारा है, तो ये जो है सो कौन सी विधा है। ये कहानी है, नाटक है, निबंध है या फिर आत्मकथा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये जो एक भाषण था जो कि कहाँ के लिए लिखा गया था, लाहौर के अध्यक्ष भाषण के रूप में इसको तैयार किया गया था। अध्यक्ष सम्मेलन कब होना था लाहौर में, तो लाहौर में अध्यक्ष सम्मेलन जो होने वाला था वो होने वाला था 1936 ईस्वी में। वहाँ पे किसको बजाया गया था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को बजाया गया था। उसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण की जो है सो लिखा गया था। इसको वहाँ पे बोलना था, भाषण देना था। कहाँ पे? तो लाहौर के अध्यक्ष भाषण कहाँ होना था? लाहौर में होना था, जो कि 1936 ईस्वी में होना था। वहाँ पे पब्लिक की डिमांड की, यानी पब्लिक की क्रांतिकारी दृष्टि को देख करके उस भाषण को रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है सो बाबा साहेब अम्बेडकर इस भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में क्या किया, प्रकाशित कर दिया। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए इसको हम पूरा समझाते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को चैप्टर भी थोड़ा मोड़ा कवर हो जाए इससे। और बाद में आप लोगों को क्या करना है, तो चैप्टर वाले वीडियो को जा करके देख लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख या फिर मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वो किसको कहा गया है, तो ये जो है सो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही कहा गया है मानव मुक्ति के पुरोधा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। यानी जाति प्रथा जो है ये स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है क्यों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जाति प्रथा किसको कहते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है, जाति प्रथा हमारा कहलाता है। जाति के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है। और ये जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, क्योंकि जाति के आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसके आधार पर लोग जो है जिस काम में रुचि नहीं रखते हैं उस काम को भी करने के लिए मजबूर किया जाता है समाज के द्वारा। तो इसलिए जो है जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये रुचि के आधारित नहीं होता है, रुचि पर आधारित नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म
कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन जो है 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी में आप लोग टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो देयर मैकेनिज्म जो है यह एक रचना है जिसके रचनाकारक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर साहब है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ जो है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विडंबना का अर्थ जो है वो उपहास होता है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है वो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए? तो स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समानता पर आधारित होना चाहिए, भातृत्व पर आधारित होना चाहिए। यानी मिला जुला करके इन सभी पे जो है सो आदर्श समाज का होना आधारित होना आवश्यक है। इसलिए उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। यानी सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक जो है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। जाति प्रथा को जो है लेखक यहाँ पे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। किसका? तो बेरोजगारी का। चलिए सही आंसर हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? आदर्श समाज जो कैसा होता है, आदर्श समाज जो है वो समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व पर आधारित होता है। ये किसने कहा कि आदर्श समाज इस चीज़ पे आधारित होगा? तो भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ही कहा गया कि आदर्श समाज जो है वो स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो सीधा सीधा जाति प्रथा है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। बेहिचक आप लोग ए में टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? न्यूयॉर्क जो है सो अंबेडकर साहब जो है उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है वो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। और फिर वहाँ से कहाँ गए थे? लंदन गए थे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसको आप लोग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? द कास्ट इन इंडिया जो है यह किसकी कृति है? यह भीमराव अंबेडकर साहब की कृति है। यानी द कास्ट इन इंडिया जो है वह भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म जो है वो दलित परिवार में हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को देख लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लाहौर में कब अध्यक्षीय सम्मेलन होना था? तो लाहौर में सम्मेलन जो होने वाला था वो कब होने वाला था? तो 1936 ईस्वी में सम्मेलन होने वाला था। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये इस सम्मेलन में किसको मतलब आमंत्रित किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लाहौर के अध्यक्षीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण का रचना किया था। और उसको कहाँ बोलने वाले थे? तो लाहौर के अध्यक्षीय सम्मेलन में बोलने वाले थे, जो कि 1936 ईस्वी में होने वाला था। वहाँ पे पब्लिक का जो है सो क्रांतिकारी दृष्टि देख करके उस सम्मेलन को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया, जिसके कारण वो सम्मेलन नहीं हो पाया। और वहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण को जो है नहीं दे पाए। बाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है उनको एक स्वतंत्र पुस्तिका दे करके एक किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।